Hello students, welcome to the class. प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी. डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, ये सारे लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं. प्लाज्मोलाइसिस के बारे में आज पढ़ेंगे. देखो प्लाज्मोलाइसिस भी अगेन बहुत सिंपल टॉपिक है और आप सबने पहले से पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ यहाँ पे आप समझेंगे इसको. ठीक है. प्लाज्मोलाइसिस समझने से पहले 3 टाइप्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना जरूरी है. ठीक है. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. देखो इसके बारे में भी आपने सुना तो बहुत पहले से होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा जो होता है ना क्लियर कॉन्सेप्ट, वो नहीं समझ में आता है. इसको हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? हम देखते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के हिसाब से. जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है, किसके कंपैरिजन में कम है? किसी दूसरे सॉल्यूशन से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब, या फिर सेल सैप. सेल सैप मतलब समझे आप? जैसे यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन रखा, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक सेल डाला. अब सेल के अंदर भी होगा ये सेल सैप, जो सेल के अंदर का कंटेंट होता है, वाटर एंड ऑल सब. ठीक है. और ये बाहर हो गया सॉल्यूशन का कंटेंट. तो अगर इस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इस सेल के रिस्पेक्ट में कम है या किसी और बाहर के सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम है, तो हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक. कम का मतलब होता है हाइपो. ठीक है. और अगर ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सेल सैप के रिस्पेक्ट में या फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. और अगर इस सेल के अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक. आइसो मीन्स सेम. ये फिगर से समझ सकते हैं. देखो हाइपोटोनिक में मैंने क्या कहा था? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होगी, लेस होगी. तो देखो आप सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है, यहाँ सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है और इसमें तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं. यानी कि इस जो ब्राउन वाला सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल. इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को बोल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम है, इधर भी आपके पास क्या दिख रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल्स, इधर भी आपके पास दिख रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस सॉल्यूशन का अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो इसके बराबर है, सेम है, इसलिए बोला आइसो. आइसो मीन्स सेम. आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इधर देखिए इस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो फिर क्या हो रहा है कि इसको बोला है हाइपरटोनिक, यानी कि ज्यादा है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. ठीक है. तो अब पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में. देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है. जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये एक सेल है, ये इसकी सेल वॉल थी, इसके अंदर जो था यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट था. ठीक है. ये इसके साथ साथ ही तो होता है जुड़ा हुआ, मतलब मैंने थोड़ा सा दूर दिखाया ताकि आपको समझ में आए. ये था प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है एक्चुअल में? जब ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस होता है वो जैसे इस सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है. ठीक है. लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. ठीक है. तो क्या होगा? ये जो प्रोटोप्लास्ट था ये श्रिंक होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल थी इससे दूर होने लगेगा. जैसे ही देखो इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर का वाटर जो है वो बाहर निकला ऑस्मोसिस से, तो सेल की वॉल तो रिजिड होती है, वो तो यहीं पे रहेगी और प्रोटोप्लास्ट ऐसे श्रिंक हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा. यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म पहले यहाँ पास में था सेल वॉल के, अब वो श्रिंक होके दूर हो गया. यानी कि क्या हो गया? विदड्रॉ. विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट विड्रॉ हो गया, दूर हो गया. कहाँ से? सेल वॉल से, प्लांट की सेल वॉल से. क्यों हुआ? क्योंकि वाटर लॉस हो गया था, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर गया. ठीक है. तो ये होता है प्लाज्मोलाइसिस, दैट इज विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल फ्रॉम इट्स वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक एक्शन. ठीक है. देखो अब कुछ सेवरल केसेस पढ़ते हैं इसमें. जैसे कि अगर आपने एक सेल को
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक समझते हो आप, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल। तो फिर क्या होगा, इट लूजेस वाटर, सेल के अंदर से वाटर लूज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो सेल की तो कम है, यानी कि पानी ज्यादा होगा सेल के अंदर, और सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि वहां पानी कम है। तो फॉर जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक वाटर मूव करेगा, यानी कि वाटर जो है सेल के अंदर से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो इट विल लूज वाटर फर्स्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, सबसे पहले साइटोप्लाज्म से सारा वाटर मूव करेगा बाहर की तरफ, और उसके बाद वैक्यूल से है। ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। नेक्स्ट, और जो स्पेस फिर बच जाएगा ना, अभी मैंने आपको देखो फिगर में दिखाया कि ये प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होके आ गया। अब जो ये स्पेस बच गया सेल की वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल हो जाएगा। ठीक है। When a cell is placed in isotonic, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपने किसी सेल को रखा, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उस सेल की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बराबर थी, तो फिर क्या होता है, वाटर तो फ्लो नहीं करता, ना तो सेल के अंदर ना बाहर, करता तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में करता है, इसलिए ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर की वो सेम बनी रहती है सेल के अंदर भी और सॉल्यूशन के अंदर भी, इसलिए हम कहते हैं कि जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपने सेल को रखा हाइपोटोनिक में, तब क्या होगा, हाइपो मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है उस सॉल्यूशन की, यानी कि जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है तो वाटर तो ज्यादा होगा, यानी कि वहां उस सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाटर जाने लगेगा, और जब वाटर जो है सेल के अंदर डिफ्यूज करने लगेगा तो सेल के अंदर एक प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा अगेंस्ट द सेल वॉल। ठीक है। उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, और ये जो प्रेशर है प्रोटोप्लास्ट में जो टर्गर प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल की तरफ, इस प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है। सेल वॉल काफी रिजिड होती है, ठीक है, और जो सेल वॉल है काफी रिजिड है, और रिजिडिटी की वजह से वो सेल वॉल रप्चर नहीं होती, टूटती नहीं है। और ये जो टर्गर प्रेशर होता है जो सेल वॉल की तरफ लग रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ। जब सेल, ठीक है, जब सेल के एनलार्जमेंट में, सेल के एक्सटेंशन में ये प्रेशर पोटेंशियल काम करता है। ये देखो, सेल टर्जिड कब होता है, जब वैक्यूल इतना बड़ा होता है उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, तो हम कहते हैं सेल इज टर्जिड। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वाटर लूज होगा, ये देखो वैक्यूल इतना छोटा सा हो जाएगा, हम कहेंगे सेल कैसा हो गया, फ्लैसिड। तो जब सेल टर्जिड होगा तो लीव्स इतनी सुंदर दिखेंगी, सेल फ्लैसिड हो गया तो लीव्स कैसे हो जाएंगी जब वाटर नहीं होगा उसके अंदर। तो ठीक है। स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोलाइसिस की, मतलब जैसे ही प्लाज्मोलाइसिस जब स्टार्ट होगा तब, और उसके थोड़ा सा आगे टाइम जाएगा तब प्लाज्मोलाइसिस को क्या कहेंगे, उससे थोड़ा और आगे जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस को क्या कहेंगे। तो 3 स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोलाइसिस की। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस मतलब जब जस्ट प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हुआ था तब की बात है। तो इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन साइज ऑफ वैक्यूल। इसमें क्या होगा, इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल का थोड़ा सा साइज रिड्यूस होगा, बहुत थोड़ा सा, सेल का थोड़ा सा साइज रिड्यूस होगा। जो टर्गर प्रेशर अप्लाई कर रहा था प्रोटोप्लाज्म, अब वो टर्गर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, वो टर्गर प्रेशर हो जाएगा जीरो। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वाटर जो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर सेल के अंदर फिल हुआ था, जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा था सेल वॉल की तरफ, तो वो एक्स्ट्रा वाटर तो निकल गया ऑस्मोसिस से, प्लाज्मोलाइसिस हो गया वहां पे, तो इस वजह से अब टर्गर प्रेशर जीरो हो गया है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म अभी श्रिंक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है ना प्लाज्मोलाइसिस की, जिसको लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहा है। तो प्रोटोप्लास्ट अभी श्रिंक नहीं हुआ है, वो अभी कांटेक्ट में है सेल वॉल के। ठीक है। सेकेंड स्टेज देखो, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। जैसे बार बार ऑस्मोसिस होता गया, पानी जो है वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर आता गया, तो अब लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के बाद इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस होगा। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अब जो है सेल वॉल, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकती क्योंकि वो रिजिड है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सेल वॉल से दूर हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सेल वॉल से दूर जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन कॉर्नर से स्टार्ट होता है। इस स्टेज को इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और टर्गर प्रेशर जो कि लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस की स्टेज में तो जीरो था, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस तक आते आते वो टर्गर प्रेशर नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है। ठीक है।
थर्ड देखिए एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, ये फाइनल स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस की। इसमें क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूसली वाटर जो है वो जो है वो जा रहा है, सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट और ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, नियरली राउंडेड, और जो है इट सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग इन द स्टेज ऑफ एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ये तो समझ लो सेल की अंतिम घड़ी आ गई, अगर इससे ज्यादा अब सेल जो है वो अलाइव नहीं रह पाएगी, ठीक है, और टर्गर प्रेशर जो है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बिल्कुल समझ लीजिए आप ना के बराबर नेगेटिव में चला गया। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डी प्लाज्मोलाइसिस होता है मतलब जैसे देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या था कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसके अंदर से वाटर सारा का सारा बाहर आ गया और वो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया, उसको बोला था हमने प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस उसका उल्टा हो गया, यानी कि जो सेल हमारा प्लाज्मोलाइज हो गया था, जिसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हुआ था, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल था उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सो एज टू कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि जो सेल प्लाज्मोलाइज्ड था जिसके अंदर से वाटर निकल गया था, उसके अंदर फिर से वाटर आ जाता है ताकि वो सेल स्वेल हो जाए और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। ये डीप्लाज्मोलाइसिस कब होगा, जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या फिर प्योर वाटर में रखेंगे तब, ठीक है, क्योंकि हाइपोटोनिक में क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि वाटर ज्यादा होता है, तो वाटर ज्यादा होता है तो वो वाटर सेल के अंदर मूव करने लगता है, ठीक है, इसीलिए प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि वो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाए। सो होप कि आप लोगों को प्लाज्मोलाइसिस का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा एंड लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। सो स्टे ट्यून्ड विद क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।